क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल, स्थायी और कार्यशील पूंजी, पार्ट नंबर 2। टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूंजी बस्टिंग की प्रकृति या विशेषताएं क्या होती हैं, नेचर ऑफ द फीचर्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के बारे में हम डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया भारी विनियोग या फिर हैवी इन्वेस्टमेंट। भारी विनियोग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा इन डिसीजंस में लगता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगा रहे होते हैं तो ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। सेकंड है दीर्घकालीन विनियोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बार जो पैसा हमने लगा दिया वो बहुत लंबे समय तक हमारी मशीन्स में लगा रहेगा, लैंड बिल्डिंग में लगा रहेगा, उसमें रुका हुई पूंजी हमारी होती है, इसलिए इसे ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है परिवर्तन में कठिनाई, नॉट इजीली रिवर्सिबल। एक बार हमने ये पैसा लगा दिया, नई मशीनों को ख़रीदने में हमने पैसा लगा दिया, और यदि हम इसको फिर बदलना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। कारण कि हमारे को फिर अब ये नई मशीनें जो हैं पुराने रेट पर जब हम बेचने जाएंगे वो तो पुरानी ही मानी जाएंगी, फिर पुराने रेट पर बेचनी पड़ेंगी, जिससे हमारे को काफ़ी हानि हो जाएगी। अगला पॉइंट है चौथा, जोखिम की अधिक मात्रा, हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ये अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं। जोखिम के दो कारण होते हैं। एक तो ये निर्णय दीर्घ अवधि के लिए लिए जाते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत लंबे टाइम के लिए लिए जाते हैं। इसमें कई वर्षों की संभावित लाभों का पहले से अनुमान हमको लगाना होता है। बहुत लंबे समय तक कितना लाभ होगा उसका एक एस्टिमेट हम लगाते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है। दूसरा है कि भारी विनियोग के कारण, ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगने के कारण एक बार यदि निर्णय लिया जाता है तो उसमें फिर परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। पाँचवा पॉइंट, अधिक संभावित लाभ या लार्ज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। अधिक जोखिम यहाँ पर होता है, और जब ज़्यादा जोखिम है तो उसमें ज़्यादा लाभ की भी संभावनाएं होती हैं, जो कि आने वाले अगले कई वर्षों तक हमें प्राप्त होते रहेंगे। सिक्स पॉइंट है प्रारंभिक विनियोग तथा लाभ समय में अधिक अंतर, रिलेटिवली मोर टाइम गैप बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न्स। इसकी प्रकृति जो होती है, क्योंकि पैसा जब हमने लगाया और जब लाभ हमको मिलेगा, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कहने का मतलब इसकी प्रकृति जो होती है एसेट्स की, कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स की नेचर क्या होती है कि हमको बहुत देरी से ये लाभ देते हैं। प्रारंभ के वर्षों में तो इनका लाभ बहुत ही कम होता है, नाम मात्र के लिए लाभ होता है, परंतु जैसे जैसे ये एसेट्स पुरानी होती जाती हैं बाद के वर्षों में इनमें काफ़ी बढ़ोतरी होती जाती है। सेवन्थ पॉइंट, ये उच्च स्तरीय प्रबंधन से संबंधित, रिलेटेड विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट्स। अब इन बहुत जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जिनमें कि लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, इनको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ये फैसला जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक या टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। आठवां पॉइंट हमारा है दीर्घकालीन लाभदायकता में अधिकता, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। दीर्घकाल में जाके लाभ जो बढ़ेगा, इसमें विभिन्न संभावित विनियोगों के अनुकूलतम प्रयोग जो है संभावित होता है। संभावित विनियोग जहाँ जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं उसमें से जो सबसे अनुकूलतम है, सबसे फेवरेबल जो इन्वेस्टमेंट है, वहीं हम लाभ लगाते हैं, जिससे कि भविष्य में हमारे को दीर्घकाल में जाकर हमारा लाभ बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजी बस्टिंग का क्षेत्र या फिर स्कोप ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। ये निर्णय किन परिस्थितियों में लिए जाते हैं, उसके क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया विस्तार एवं प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए, फॉर द एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। यदि हम बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, नई तकनीक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगानी होगी। दूसरा है प्रतिस्थापन या पुरानी संपत्ति को हटाकर नई मशीन लगाने के लिए, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीन्स। पुरानी मशीन को हमने हटाना है, नहीं लगानी, और मशीन जो है उसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए की होती है। सुधार करना या फिर पुरानी मशीन में सुधार करने के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ओल्ड मशीन्स। सुधार करने का मतलब पहले मशीन जो थी हम हाथ से चलाते, अब उसमें हम कोई मोटर फिट कर रहे हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो इसमें भी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। अगला है मशीनीकरण या फिर श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मशीनों से करना, फॉर द मैकेनाइजेशन। कि पहले वर्कर हाथ से चीज़ को बनाते थे, अब हमने क्या किया, उसके लिए मशीन्स ला के फिट कर दी, यहाँ पर भी ज़्यादा पैसा चाहिए। अगला है अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अनुसंधान और रिसर्च करना, अपनी वस्तु की क्वालिटी में सुधार करना, उसकी कीमत में कमी करने के लिए हमारे को लगातार खोज करनी होती है, और खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अगला है क्रय या फिर पट्टा निर्णय, फॉर बाई और द लीज डिसीजन। या तो फिर हम चीज़ अपनी जो मशीन होती है इसको ख़रीदेंगे जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाएगा। एक और डिसीजन इसका हो सकता है कि हम उसको लीज़ या पट्टे पर ले लें, मतलब बहुत लंबे समय के लिए किराए पर ले सकते हैं, 100-200 साल के लिए।
अगला हेडिंग हमारा है पूंजी बस्टिंग का महत्व। हम इस पर आते हैं। पूंजी बस्टिंग का महत्व या इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। इन निर्णयों को लेते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पॉइंट है लाभप्रदता को निर्धारित करना, टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी। यदि आज हम पैसा इतना लगाने जा रहे हैं तो उससे हमारी लाभप्रदता को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरा, लाभों के पूर्वानुमान पर आधारित, बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग ऑफ द अर्निंग। आज हम यदि करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में इतना लाभ हमको हो जाएगा, तो ये लाभों के पूर्वानुमान के ऊपर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट है भारी विनियोग से संबंधित, रिलेटेड विद हैवी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ये भारी विनियोग हो गया। फोर्थ पॉइंट है जोखिम के स्वरूप को प्रभावित करना, टू अफेक्ट द नेचर ऑफ द रिस्क। क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए हम जो अनुमान लगा रहे हैं, आने वाले 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों की बात हम कर रहे हैं, तो इतने लंबे समय का अनुमान हमारा गलत हो जाएगा, ऐसी संभावना ज़्यादा होती है, तो उसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। पांचवा पॉइंट है स्थायी निर्णय या इरिवर्सिबल और परमानेंट डिसीजंस। एक बार यदि निर्णय ले लिया जाता है, कोई मशीन परचेज़ कर ली जाती है, फिर उसे पलटना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस मशीन को बेचा जाएगा, वो आधी से ज़्यादा कम कीमत पर बिकेगी पुरानी होने के कारण, जिससे हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा हानि होती है। सिक्स पॉइंट है दीर्घ अवधि विकास एवं प्रभाव, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। इससे हमारे को दीर्घ अवधि में जाकर, भविष्य में जाकर बहुत लाभ हमारे को मिलता है। इसका प्रभाव जो है हमेशा भविष्य पर पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है पूंजी बस्टिंग के विभिन्न चरण या स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में कौन कौन से कदम जो हैं वो शामिल होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, विनियोग की संभावनाओं का पता लगाना, टू सर्च आउट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये पता लगाना कि क्या हमने विनियोग करने की आवश्यकता है भी या नहीं है। दूसरा है विनियोग की संभावनाओं का मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि अगर हमने पैसा लगाना है, मशीन को खरीदनी है, तो अलग अलग मशीनें जो हैं उनका हम पता लगाएंगे और उन सब का मूल्यांकन करेंगे, किस में ज़्यादा पैसा लग रहा है, किस में कम पैसा लग रहा है, किस में कौन सी कितने लंबे समय तक चलेगी, किससे ज़्यादा लाभ होगा, ये सभी मूल्यांकन कहलाता है। थर्ड पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, टू चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा विनियोग कौन सा रहेगा, सबसे अच्छी मशीन कौन सी रहेगी, उसका चयन हमने करना है कि ये वाली मशीन हमारे को सबसे अधिक सूट करेगी। और जब उस मशीन का हमने चुनाव कर लिया तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प को लागू करना, टू एग्जीक्यूट द बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब उस मशीन को खरीद लेना। अगला हेडिंग है पूंजी बजट बनाने को प्रभावित करने वाले तत्व या फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को प्रभावित करती हैं। तो किसी प्रोजेक्ट मतलब जो मशीन इत्यादि हमने खरीदनी है, तो उसका मूल्यांकन किया जाए, उसके लाभ हानि को देखा जाए, प्रत्याय के आधार पर। प्रत्याय मतलब रिटर्न, यदि आज हम इस पे लगा रहे हैं तो इसके बदले में इससे हमें कितना लाभ होने वाला है, उसे चयन करें या अस्वीकृत किया जाए, ये भी हमने सोचना है। अब चयन करना मतलब उसे सेलेक्ट कर लिया जाए या इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। प्रत्याय दर को हम ध्यान रखेंगे, रिटर्न कितना मिलेगा इससे। उसकी व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकली वो कितना हमारे काम आ सकती है चीज़। उस पर औसत निवेश कितना होगा, मतलब एवरेज हमें कितना पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, इसकी तुलना भी हम सभी की आपस में करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है प्रभावित करने वाले तत्व में परियोजना का रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बड़ी राशि जो है वो खर्च करनी पड़ती है, बहुत बड़ा अमाउंट हमारे को खर्च करना पड़ता है। इतने बड़े अमाउंट को खर्च करने से पहले हम ये आशा करते हैं कि निश्चित अवधि तक ये पैसा लगाने के बाद कुछ ना कुछ रोकड़ प्रवाह जो है वो बने रहेगी, कुछ ना कुछ कैश हमारे पास आता रहेगा। जब हम कैश के रोकड़ प्रवाह की बात करते हैं तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, रोकड़ प्राप्त होना या रोकड़ के भुगतान करने की बात हम करते हैं। और इसका विश्लेषण कि कितना कैश आएगा कितना जाएगा, इसका सब अध्ययन हम पहले से ही कर लें। सेकंड पॉइंट है प्रत्याय, प्रतिफल की दर, द रेट ऑफ द रिटर्न। तो जब हम पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो उसका प्रतिफल मतलब उसके बदले में जो हमें पैसा मिलेगा उसको भी हमने ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, 2 मशीनें या 2 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, और ये मान लेते हैं कि दोनों का जोखिम बराबर है, दोनों में बराबर ही रिस्क है। ये मशीन जो है, अब उसके बाद में अगले स्टेप पर आते हैं। जब जोखिम बराबर है तो अगला स्टेप हो गया उसका रिटर्न, प्रतिफल। ये मान लेते हैं कि ए मशीन जो है उसका प्रतिफल या उसका रिटर्न जो है वो 10% है, और बी मशीन जो है उसका जो रिटर्न या प्रतिफल उसके बदले में जो हमें लाभ होगा वो 12% होगा।
तो यही से हमें मालूम चल रहा है कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, बी प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है निवेश मानक या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। निवेश निर्णय लेते समय, ये जब हम पैसा लगाने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो डिसीजन लेते समय निवेश की धनराशि, जो पैसा हमने लगाया है वो कितना पैसा लगाया है, उस पर कितना ब्याज की दर होनी चाहिए, रोकड़ प्रवाह कितना पैसा उससे आएगा, प्रतिफल उसके रिटर्न में हमें कितना पैसा इस मशीन से या प्रोजेक्ट से मिलेगा, कर की दर, टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगला जो है वो ये हम कह सकते हैं कि निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों को ही पूंजी बजटिंग टेक्निक कहा जाता है। निवेश प्रस्ताव मतलब अलग अलग जगह निवेश करने के जो प्रस्ताव हैं या मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका सबका जब हमने मूल्यांकन किया, सबके गुण दोषों को देखा, विभिन्न तकनीकों को जब देखा, तो यही प्रक्रिया को हम पूंजी बजट तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वह है हमारा कार्यशील पूंजी, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ होती है, नाम से ही क्लियर है, जिससे हम अपना कार्य चलाते हैं पूंजी से, उसको वर्किंग कैपिटल चलते हैं, रोज़ का कार्य चलते हैं। ये वो पूंजी होती है जो सामान्य कार्य, रोज़ के जो ऑर्डनरी कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन मतलब चलाने के लिए लगाई जाती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसे अगर हम रोज़ मजदूरी देते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरी अगर हम रोज़ देते हैं, उत्पादन के कुछ खर्चे करते हैं, प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, विक्रय के खर्चे मतलब सेल के खर्चे करते हैं, प्रिंटिंग का रोज हमारा खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, डाक का खर्चा होता है, किराए का खर्चा हो सकता है, टैक्स का रोज का खर्चा हो सकता है। ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ये सभी कार्यशील पूंजी के द्वारा किए जाते हैं। तो कार्यशील पूंजी के अर्थ को समझने के लिए दो अवधारणाएं, दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चले हुए हैं। पहला है सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। अब ये सकल या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारे को ये बोलता है कि हमारे व्यापार में जितनी भी चालू संपत्तियां हैं, करंट एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे हो गई हमारे पास कैश इन हैंड, डेटर्स वगैरह, स्टॉक वगैरह, तो जितनी भी चालू संपत्तियां हैं, ये सबको यदि हम कलेक्ट इकट्ठा कर दें, योग कर दें, तो ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। दूसरी अवधारणा क्या है, वो ये कहती है, दूसरी अवधारणा है शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बोलता है कि जितनी हमारे पास करंट एसेट या चालू संपत्तियां हैं, उसमें से अगर चालू दायित्वों को घटा दिया जाए, करंट लायबिलिटीज़ को घटा दिया जाए, तो जो भी कुछ हमारे पास बचेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में हम रेशियो चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। गस्टनबर्ग के अनुसार एक परिभाषा दी गई, सामान्यतः कार्यशील पूंजी का आशय का मतलब क्या होता है, चालू दायित्व करंट लायबिलिटी के ऊपर चालू दायित्वों के आधिक्य से होता है, ठीक है, कितने अधिक हैं करंट एसेट्स हमारे चालू दायित्व करंट लायबिलिटी से, वो हमारे वर्किंग कैपिटल हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द गस्टनबर्ग, इट हैज़ ऑर्डिनरली बीन डिफाइंड एज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। एक्सेस मतलब बढ़ जाना, करंट एसेट्स का बढ़ जाना ओवर करंट लायबिलिटी से बढ़ जाना वर्किंग कैपिटल कहलाता है। कार्यशील पूंजी की विशेषताओं पर आते हैं, फीचर्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। उसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, इसका स्वरूप लगातार बदलता रहता है, इट्स नेचर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस। वर्किंग कैपिटल हमारी जो होती है ये लगातार बदलती है, कम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। सेकंड है, कार्यशील पूंजी को आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, इट कैन इजीली बी चेंज इनटू द कैश। हमारा बैंक में कैश है वो भी हो सकता है, हमारे पास डेटर है वो भी पैसा हमको दे देंगे, ठीक है। तो स्टॉक हमारा है, तैयार सामान है, बिका तो भी आ गया, तो आसानी से कैश में बदल जाता है। थर्ड है, इसकी आवश्यकता विशेष परिस्थिति में बदलती रहती है, अलग अलग परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता अलग अलग हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, इसकी आवश्यकता कभी स्थायी कभी अस्थायी होती है, पर कुछ मात्रा में इसकी सदैव ही आवश्यकता रहती है। इट्स रिक्वायर्ड समटाइम्स परमानेंट एंड समटाइम्स टेम्परेरी बेसिस, बट द लीस्ट अमाउंट इज़ कंपल्सरी। कुछ पैसा तो अवश्य ही इसमें लगता ही है। अगला हेडिंग है कार्यशील पूंजी का महत्व या इसकी आवश्यकता, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल नेसेसिटी, ठीक है, चाहे इसकी महत्व पूछी जाए, आवश्यकता पूछी जाए, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नीड, नेसेसिटी, कुछ भी पूछें वर्किंग कैपिटल के यही पॉइंट्स आप देंगे। आगे भी पॉइंट्स हैं, थोड़े से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहला पॉइंट है कच्चा माल खरीदने के लिए, टू परचेज द रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए रोज़ के रोज़ वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा है कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए व्यय, फॉर द एक्सपेंसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। कच्चे माल को हम परिवर्तित माल में बदल रहे हैं, बदलने में जो खर्चा आ रहा है वो इसमें आएगा।
थर्ड है मजदूरी देना, वेतन देना, ईंधन, फ्यूल। दैनिक उत्पादन व्यय का भुगतान करने के लिए, दैनिक उत्पादन व्यय मतलब रोज के उत्पादन करने के खर्चे। फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस, सैलरीज, फ्यूल एंड डेली प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। चौथा पॉइंट है विक्रय व्यवस्था के व्यय, सेलिंग फॉर द एक्सपेंसिव फॉर द सेलिंग अरेंजमेंट। वस्तु को बेचने के लिए जो खर्चे हम करते हैं ना, वो भी इसी में आ जाएंगे। अगला हमारा है माल उधार पर विक्रय के वित्त पोषण के लिए, फॉर सेलिंग गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस। उधार पर यदि हम सामान बेचते हैं तो इसका मतलब हमारा पैसा रुका हुआ है जब तक कि ग्राहक हमको पैसा नहीं देंगे, वो भी इसी में आएगा। अगला है कार्यालय के अन्य छोटे मोटे व्ययों की पूर्ति के लिए, फॉर मीटिंग ड्यूली ऑफिस एक्सपेंसेस, डेली ऑफिस एक्सपेंसेस कर लीजिएगा इसको। कहने का मतलब है ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो डेली काम हमारे आते हैं, करने पड़ते हैं हमारे को, वो सभी इसमें आ जाएंगे। संस्था को कार्य संस्था के रूप में आत्मनिर्भर बनाना, मेकिंग द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट। अपने आप में ही कंपनी जो है डिपेंड हो जाए, दूसरे पर डिपेंड ना रहे, इसके लिए हमारे पास खुद के पास कैश होना चाहिए। विज्ञापन का खर्चा हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए, रोज़ के एक्सपेंसेस हमने जो खर्चे करने हैं, फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द डेली एक्सपेंसेस। 10th पॉइंट हमारा आ जाएगा चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने के लिए, टू मेकिंग द पेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी इन टाइम। उसके लिए भी कैश हमारे को चाहिए होगा।